बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ीशान नूर हूँ, मेरे साथ सहाफ़ी एहसन वाहिद मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अहम फ़ैसला आया और जो इलेक्शन था 8 फरवरी 2024 का बोगस रिग्ड इलेक्शन था। उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर रद्द-बदल किए गए और जाली इंतखाबात के ज़रिए हुकूमत वजूद के अंदर आई हैं। उसके ऊपर आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने मोहर साबित कर दी है। मामला क्या है? किस हल्के का मामला है? क्या हुआ? केस क्या था और कौन से ऑनरेबल जस्टिस ने इसके ऊपर 25 सफ़ात का एक फ़ैसला भी दिया और क्या ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू होगी? इस हवाले से एहसन वाह से जानते हैं। एहसन भाई बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक़्त का। ये बताइएगा कि क्या फ़ैसला था? क्या केस था? और कौन से हल्के का मामला था? ज़रा तफ़सीलन नाज़रीन को बताइए। बेसिकली तो आज 2025 का पहला दिन था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस ने एक पैगाम दिया, ऐलान किया कि आप जितनी मर्ज़ी बदमाशी कर लें, आप जितनी मर्ज़ी कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप जितने मर्ज़ी हमारे इख्तियारात जो हैं वो छीन लें, आप कुछ जजेस को अपनी साइड पे लेके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लें, लेकिन कुछ जजेस अभी भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अवाम के हक़ की जंग जो है वो लड़ रहे हैं, आइन की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 लोगों को पैगाम मिला है। एक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़ ईसा जो साबिक हो चुके हैं। उनको पैगाम मिला, उनको समझें कि ऐसे हकीकत का कड़वा थप्पड़ मारा है उनको आज, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस ने। अच्छा फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनको जो है वो थप्पड़ पड़ा है आज, तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो जमहूरियत के दावेदार हाँ, जमहूरियत के दावेदार हैं और दावे करते हैं कि वो फ़ॉर्म 47 वाले नहीं है, वो फ़ॉर्म 45 वाले हैं। और फिर जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, उन पर भी जो है वो एक थप्पड़ मारा गया उनको और उनको बताया गया है कि भाईजान आप जितनी मर्ज़ी बदमाशी कर लें, हमें कुछ लोग हैं जो अभी आइन की जंग जो है वो लड़ेंगे और आइन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। अब हम जाते हैं क्वेटा का जो हल्का 45 है, पीबी 45 उसके मुतालिक जाएँगे। ये क्वेटा का सूबाई हल्का है, राइफ़ल। ठीक है? पीबी 39 है। इसका 2 उम्मीदवार थे जिनका आपस में मुकाबला है बेसिकली। उसमें एक अली मदद जाटक है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और उसके बाद जो है अली मीर उस्मानी है, मीर उस्मानी, उनका ताल्लुक जो है जेयूआईएफ से है। अब वहाँ का इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को, उसमें 15 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज थे, उनमें रद्द-ओ-बदल किया गया और पूरे पाकिस्तान में जो धांधली हुई है, जो 2 नंबरी की गई है, वो फ़ॉर्म 47 में की गई है। लेकिन बलूचिस्तान में वो मालकान हैं जो समझते हैं, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें लगता है कि बलूचिस्तान हम ही चला रहे हैं, तो शायद फ़ॉर्म 47 को दूसरी जानिब जो है वो फ़ॉर्म 47 में चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम हर काम कर सकते हैं। और उन्होंने वही किया फ़ॉर्म 45 जो है, बुनियादी, उसमें ही तब्दीली कर दी उन्होंने। अच्छा, यानी कि जो एक आम फ़हम बात है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में फ़ॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया गया। वहाँ पर ये नहीं हुआ, वहाँ पर और तरीके से गेम डालने की कोशिश। हाँ, डिफरेंट तरीके से की गई और बेसिकली ऐसे समझिए जो सरकारी रिकॉर्ड था, अब फॉर्म 45 जो था ना, वो तमाम फ्री कैंट को दे दिया गया, ठीक है? उसकी एक-एक कॉपी तमाम का ओरिजिनल दे दी गई। एप्लीकेंट्स को दे दी। हाँ, अच्छा अब उसमें 15 पोलिंग स्टेशंस में जो वोट थे अली मदद जाटक के, जो तमाम फ्री कैंट के पास था, उसमें टोटल उनके वोट थे 195। अच्छा 195 वो। आसान नाज़रीन ये भी कि बलूचिस्तान के जो हल्के हैं वहाँ पर ज़्यादातर हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पर टर्नआउट बहुत कम होता है बात कम होने की वजह से। ऑब्वियसली ये 195 की बात हो रही है 15 पोलिंग स्टेशन से ये रिज़ल्ट। हाँ, अच्छा दूसरी ये जो मैं जितनी भी अब बात करूँगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसमें जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, मैं वो आपके सामने रखूँगा। अच्छा, वहाँ पे 15 पोलिंग स्टेशन में टोटल जो वोट पड़े थे, जो तमाम फ्री कैन के मुताबिक जो उनको नोटिफ़िकेशन दिया गया था या फॉर्म 45 दिया गया था, उसमें अली मदद जाटक के वोट थे 195। अब उसमें 2 नंबरी जो की गई, जो धांधली की गई, वो 15 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 थे, उनमें तब्दीली करके 4,912 वोट का इज़ाफ़ा कर दिया गया और टोटल वोट जो हैं अली मदद जाटक के बना दिए गए 5107 5107। यानी कि 195 वोटों को 5107 बना। हाँ, अब इसमें मिलीभगत क्या थी बेसिकली? रिटर्निंग अफ़सर, वो भी इसमें मुलविस था। जो काज़ी साहब करवाए गए। हाँ, काज़ी साहब के जो है वो लगाए गए हैं और याद है पीटीआई ने चैलेंज किया था कि ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफ़सरान आप मत लगाएँ, हमेशा से अदलिया से ही जो है रिटर्निंग अफ़सरान लगते हैं, लेकिन
काज़ी साहब ने कहा जी आप कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन को रोकने की 8 फरवरी के जो मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया, आप वो जो है इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले तो इलेक्शन जो थे वो शायद 90 दिन के डोमेन में हो रहे थे। वो भी तो 1 साल से ज़्यादा गुज़र हाँ, गया था ना? हाँ, उस टाइम तो उनको वो नज़र नहीं आई, आइन पसंदी नहीं नज़र आई, वहाँ पे उन्होंने जो कोशिश की है और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा कारनामा जो है लोगों को बताया कि मेरा सबसे बड़ा कारनामा जो था 8 फरवरी के इलेक्शन थे और उनकी सारी जो 2 नंबरी की और जैलसाज़ी जो करवाई है उसमें सबसे बड़े जो समझ लें कि हिस्सादार थे, वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा थे जो अब साबित हो चुके हैं बेसिकली। माज़ी हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब एक तो ये था कि रिटर्निंग अफ़सरान जो है इस सारे मामलात में शामिल थी। अच्छा, पोलिंग अमला इसमें शामिल था और अली मदद जडक जो है, वो भी इसमें शामिल था। अच्छा, अब ये नोटिफ़िकेशन जो है वो जारी होता है, जो फ़ॉर्म 45 है, ये जारी होता है भाईजान 13 फरवरी को, जो तमाम फ़रीक़ाइन को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक, जो फ़ैसले में लिखा गया उसके मुताबिक। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया रिटर्निंग अफ़सर ने भाईजान, वो फ़ैसले की तारीख तब्दील कर दी। नया एक नोटिफ़िकेशन फ़ॉर्म 45 बनाया और उसकी जो तारीख डाल दी, वो 9 फरवरी 2024 डाल दी। हालाँकि जो मतलब तमाम नए सिरे से ही चीज़ नए सिरे से बना दी। अच्छा, अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान है, उसमें बेसिकली मैं आपको बता दूँ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान है, उसमें हाई कोर्ट के जजेस हैं। अब वहाँ से बलूचिस्तान से एक और पैगाम भी मिला है कि भाईजान बलूचिस्तान से सिर्फ ऐसे लोग नहीं है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे लोग वहाँ पर पैदा नहीं होते या मौजूदा जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान है वैसे लोग नहीं है, जमाल ममलूक जैसे लोग नहीं है वहाँ पर, ऐसे लोग भी हैं जो आइन की सरबुलंदी के लिए भी लड़ते हैं, अवाम के हक के लिए भी लड़ते हैं और अवाम के हकूक के लिए लड़ते हैं और आइन पर जो है वो अमल दरामद करते हैं। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो भी जज थे, उन्होंने फैसला दिया और उन्होंने सारे हकायक के उन्होंने उन्होंने ये सवालात बेसिकली कि ये चार्ट बनाया और उस चार्ट में उन्होंने बताया, तफ़सीली जो चार्ट था जिसमें मुवाज़ना किया गया तमाम फ़ॉर्म 45 का, उसमें उन्होंने वाज़िया किया कि भाईजान जो पोलिंग स्टेशन 10 है ना, जो 15 पोलिंग स्टेशन थे, उनमें जो पोलिंग स्टेशन नंबर 10 था, वहाँ पे अली मदद जटक को जो है वो टोटल 0 वोट पड़े। अच्छा, वो तो भी सिरे से नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल वोट ही नहीं मिला भाईजान। और अब इन्होंने 2 नंबरी क्या की जो रिटर्निंग अफ़सर था, उसने डबल ज़ीरो के सामने 3 लगाकर 300 बना दिए। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो भाईजान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बेसिकली जो पहले फैसला दिया हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि अली मदद जटक की जो रुकनीत है, वो ख़त्म कर दें और इन 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग करें। अब उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को अली मदद जटक ने जो है वो चैलेंज किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। हुँ। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है सवाल किया भाईजान पोलिंग रिटर्निंग अफ़सर से कि आपने जो नया नोटिफ़िकेशन जारी किया 9 फरवरी 2024 को, वो आपने क्या तमाम मुतल्लिक़ान फ़रीक़ैन को दिया था? हाँ, क्योंकि एक-एक कॉपी तमाम उम्मीदवारान का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन भाईजान वो नहीं मिली थी। अच्छा, आपने क्या बताया कि ये जो डेट में तब्दीली की गई है, इसकी वजह क्या है? एतमाद में लिया गया था वहाँ फेकैन को। उनके भाईजान कोई रीज़न नहीं थी, मक़बूल वजह ही नहीं थी कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये तारीख तब्दील की। इस बुनियाद पर उन्होंने अब अली मदद जटक को जो है, उनकी अपील ख़ारिज कर दी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला जो है बरकरार रखा है। अब वो जो 15 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर दोबारा से गिनती होनी है। अब जो 3 अहम आज ऐसे समझें कि ऐलान किए या पैगाम दिए, 3 साल में नए दिन जो बहुत पहले से वाज़ेह पैगाम आए। हाँ, ये वाज़िया पैगामात दिए। एक तो उन्होंने हकीकत का कड़वा थप्पड़ जो है मारा है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को और उसको बताया कि भाईजान ये आपके फ़ैसलों के असरात पाकिस्तान पर पड़े हैं और आपके फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान की आवाम क्या भुगत रही है, ये देख लो। कि फ़ॉर्म 47 वाले इस मुल्क पर काबिज़ हो गए और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वहाँ पर जली लोग जो हैं, वो बेसिकली हुकूमत कर रहे हैं। एक तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे समझें कि तमाचा मारकर साबिक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को बताया कि आपके जितने भी फैसले थे, वो आइन के मुताबिक नहीं थे, वो आवाम के हक के लिए नहीं थे। आप एक जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके कंधे के तौर पर आपने अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए जो है, वो तमाम फैसले दिए और अवाम को बताया कि अभी कुछ जजेस हैं, जो आइन की सरबुलंदी के लिए जो है, वो लड़ते रहेंगे। अच्छा, दूसरा पैगाम जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मिला। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पिछले कुछ दिनों से रट लगाई हुई है कि भाईजान हम फ़ॉर्म 47 वाले नहीं हैं। हम जो है वो 2 नंबरी से नहीं आए। हम जो है वो भाईजान
अवाम के वोटों से आए हैं। आज इस फैसले ने उनकी जो हकीकत है वो आश्कार कर दिया और बता दिया है कि भाईजान आप भी 2 नंबरी से आए हैं। अब वो अक्सर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो बात करते हैं फार्म 47 की और नेशनल असम्बली की बात करते हैं, वो सूबाइयत पे नहीं जाते, मतलब सूबाई असम्बली पे नहीं जाते। बलूचिस्तान की तो जितनी भी सूबाई असम्बली है वो आपको भी पता है किनकी मर्ज़ी से आती है, कि कौन लोग जो हैं पार्टी को पावर में लाते हैं। और इस वक़्त बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? सरफराज भुट्टी किनका बंदा है और उनके क्या मामलात रहे हैं? हालाँकि हालाँकि आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ 2 साल कबल तो निगरान सेटअप के अंदर मौसूफ जो हैं वो वज़ीर आला थे। वो अब वहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान है नाज़रीन। मतलब बाकी सूबों के अंदर तो फिर भी पॉलिटिकल लोग जो हैं वो फार्म 45-47 जो भी कर लें आप, पॉलिटिकल लोग वहाँ के अंदर आते हैं। एक स्पेसिफिक रेशियो है अभी पॉलिटिकल लोगों की। सारे ही मोहरे नहीं हैं एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन बलूचिस्तान वो वार असेंबली है कि जहाँ पर हर जीतने वाला बंदा उसकी पहले से बात तय होती है और उसको जितवा कर एक ख़ास सेटअप को लाया जाता है और अपना बंदा उनके सर के ऊपर बतौर वज़ीर आला बिठा दिया जाता है। तो अब ये अगर बलूचिस्तान असम्बली को देख लें, वहाँ के वज़ीर आला को देख लें और आज अली मदद जटक का जो फ़ैसला है, इन 3 चीज़ों को देख लें, तो पता चल जाता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं कितने बड़े जमहूरियत के अलमबरदार हैं और कितने बंदे जो दावे करते हैं। और दूसरा अगर हम नेशनल असम्बली को भी देखें तो मैं मुल्तान से हूँ बेसिकली, और गिलानी ख़ानदान को जिस तरह से जितवाया गया है, पूरी दुनिया को पता है कि वो पावर 47 भूटान। के थ्रू जो है वो जीत के नेशनल असम्बली का हिस्सा बने और पूरा गिलानी ख़ानदान इस वक़्त जो है वो नेशनल असम्बली का हिस्सा है फॉर्म 47 के ज़रिए। और शर्म आनी चाहिए, ये मौजूदा बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन है अपनी जमात के और वो दावे करते हैं कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। अच्छा ऐसन भाई ये बताइएगा कि आप चूँकि मुल्तान से भी हैं और मुल्तान शहर की पॉलिटिक्स पीटीआई के हवाले से इस तरह है, आपको याद होगा कि 2013 के अंदर भी पीटीआई ने सीटें जीती थी। इवन कि 18 के अंदर तो स्वीप किया था उन्होंने मुल्तान के बिल्कुल ही। तो हालाँकि 18 में ग्राफ उनका और था, अब उनका ग्राफ और था। लेकिन उस वक़्त भी उन्होंने स्वीप किया, इवन कि आपको याद होगा 2015 या 16 के अंदर एक बाई इलेक्शन था। जब मेरे ख़्याल जावेद हाशमी साहब सीट छोड़ गए, तो अहमद डोगर साहब को पीटीआई ने टिकट दिया था बिल्कुल। और उन्होंने भी हरा दिया था उस वक़्त। आमिर डोगर ने ज़िंदगी में कभी इलेक्शन नहीं जीता और इनके वालिद साहब सलाहुद्दीन डोगर साहब थे, उन्होंने भी कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। वो ख्वाहिश लेकर जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो मैं कभी नेशनल असेंबली का हिस्सा जो है इलेक्शन जीत कर बनूँगा। लेकिन आमिर डोगर साहब जो हैं उन्होंने पार्टी बदली, पीपल्स पार्टी में थे, वहाँ से वो पीटीआई में आए और बाई इलेक्शन में जो है वो पीटीआई की मदद से जीते, फिर वो उन्होंने पीटीआई जॉइन। नाज़रीन ये बात सिर्फ़ इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, लेकिन मुल्तान पूरे के अंदर जिस कदर उन्होंने सीटें एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर चढ़कर हासिल की हैं, पीटीआई की छीनी है। मैंने इसलिए पुराना हवाला दिया कि वहाँ पर पीटीआई बुरे हालात के अंदर भी स्वीप करती रही है। 13 में भी जीती, 15 में भी, 18 में स्वीप किया। तो इस दफ़ा सारी सीटें उनसे खींच कर जो है वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी गई और बिलावल साहब ने और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अच्छा जो क्लेम करते हैं कि हमारी 2 नस्लें जो हैं वो जमहूरियत की कुर्बान हो गई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फिर मोहतरमा, उसके बाद ज़रदारी साहब की 10 साला जेल और सारे मामलात, उसके बावजूद जमहूरियत को इस तरीके से ये लोग दागदार करते हैं। अच्छा, ऐसा भाई ये बताइएगा कि जो फ़ैसला दिया है, ये कौन से ऑनरेबल जस्टिस ने दिया है और क्या ये वाज़ेह पैगाम नहीं है साल 2025 के शुरू के अंदर ही कि सुप्रीम कोर्ट अभी है और आइन और कानून के मुताबिक कुछ जज फ़ैसला कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिकली ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद इसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस इरफान सादिक इस बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस अकील अब्बासी इस बेंच का हिस्सा थे। और ये जो फैसला है 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये फैसला जस्टिस अकील अब्बासी ने जो है वो लिखा है। बेसिकली उनका ताल्लुक सिंध से है, इन हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट से है और वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी जुर्रतमंदाना जो है वो फैसले दिए थे। और जो दूसरे जो जस्टिस हैं, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत, वो बेसिकली वो अक्सरियत फैसला जो मखसूस नशिस्तों वाला था, जिसने पीटीआई के हक में वो फैसला दिया था और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को देनी है, ये उसी अक्सरियत बेंच का हिस्सा है, जस्टिस शाहिद वहीद भी और जस्टिस इरफान सादत। अच्छा, अब इससे कोई अगला फ़ोरम है इस फ़ैसले को 3 रुकनी फ़ैसले को लार्जर बेंच के अंदर कोई चैलेंज करने के हवाले से अली मुर्तज़ा जट्टा के पास ऑप्शन है अभी सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, अब तो मेरे ख़्याल में यही अपील थी, जो उनके पास हाईएस्ट जो फ़ोरम है, वहाँ पे उन्होंने भाईजान अपील की और वो ख़ारिज हो गई। अब वहाँ पे दोबारा से जो है वो इलेक्शंस होंगे 15 पोलिंग स्टेशन पर और फिर फ़ैसला होगा कि कौन वहाँ से जीत कर आता है। लेकिन आज इन 3 जजेस ने ये फ़ैसला देकर पैगाम दे दिया है एस्टेब्लिशमेंट को कि भाईजान आप जितनी मर्ज़ी बदमाशी कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह से आप हमें कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन आइन की सरबुलंदी के लिए हम खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे और
इनसे बड़ी जो बहादुरी का फैसला किया है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान ने दिया है, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात और वहाँ की चीज़ों को और सिस्टम को अगर आप देखें तो आपको पता है कि किस तरह वहाँ पे, तो हमारे एक दोस्त कहते होते हैं कि भाईजान वहाँ पे बलूचिस्तान में घर से कोई दही लेने भी उनकी मदद उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता। तो वहाँ पे कोई जज कैसे बन सकता है? लेकिन वहाँ पे कुछ जजेस है, ऐसे बहादुर और ज़रूरतमंद है, जो इस तरह के फैसले देते हैं और आवाम का और आइन का जो है सरबराह। अच्छा, एक आखिरी सवाल एहसन साहब ये बताइएगा कि इस फैसले को सामने रखते हुए क्या मुस्तकबिल करीब में हम सुप्रीम कोर्ट से या पाकिस्तान की अवाम सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगा सकती है कि जो 8 फरवरी को उन्होंने मैंडेट जिस बात को दिया था, क्या उसकी हिफाजत हो सके? क्योंकि बड़े फैसले मतवक्के हैं इलेक्शन के हवाले से आने वाले दिनों में। भाईजान लाज़िमन होंगे और हर हाल में होंगे। इस टाइम देखिए ना, एक तो उन्होंने आईनी बेंच बना लिया। उन्होंने आईनी बेंच में आईनी मामलात देखने हैं। इलेक्शन वाले जितने भी मैटर्स होंगे, वो सादा बेंचेज़ में जाएँगे। अच्छा, सादा बेंचेज़ में इस टाइम अक्सरियत किन लोगों की है? उन्हीं 8, 9, 10 जजेस की है, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया था। ठीक है? तो अब बड़े फैसले आएँगे ऑब्वियसली, और 2024 बहुत टाइम गुज़र चुका है, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले करने हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद जो है, वो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे आएँगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो केसेस लगेंगे, तो वो दूसरे बेंचेस के पास जाएँगे, आईनी बेंच में तो नहीं जाएँगे। और आईनी बेंच में समझ लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी एक बेंच की सरबराही करते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो सरबराही करते हैं। मोहतमिम ज़्यादा। हाँ, वहाँ के बेसिकली हैं। उसके अलावा जो है जस्टिस शाहिद वहीद हैं जैसे, इस तरह भाईजान आप कह सकते हैं कि जस्टिस आयशा सिद्दीक, जस्टिस आयशा मोहम्मद अली मतर हैं। मोहम्मद अली मज़हर है। मोहम्मद अली मज़हर को इस वक़्त अपनी साइड और चीज़ें चेंज कर चुके हैं वैसे ख़ैर। वो जो अक्सरियत बेंच था उसके इस टाइम थोड़ा-सा अलग हो चुके हैं वो उनसे। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं इस तरह। तो पॉज़िटिव खबरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस साल जो है आने की उम्मीदें रखी जा। हाँ जी, जी। मस्बत खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस साल आने की तवक्कुआत हैं। अल्लाह करे 2025 का जो साल शुरू हो गया, आज 1 जनवरी है। ये साल पाकिस्तान में इंसानियत का साल हो, पाकिस्तान में अखलाकियत का साल हो और पाकिस्तान में जमहूरियत का साल हो। और इस साल के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया जमहूरियत के लिए खड़ी होती है और क्या अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करने की हिम्मत और हौसला वो पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जितनी भी अपडेट्स आएँगी वो तमाम इसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आपके सामने रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अज़ीज़ शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।